सोचो एक गांव में एक आदमी है रमेश। एक दिन उसको बहुत तेज बुखार हो जाता है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दूसरी सिटी में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सके। यहाँ तक कि जब वो अपने लोकल हॉस्पिटल में जाता है जो उसके गांव में अवेलेबल है, उसको वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलता। इस रीजन की वजह से रमेश को 1 महीना हो जाता है, जिसकी वजह से उसको कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो पाया। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है बाद में जाके कि रमेश को एडमिट करना पड़ता है किसी दूसरी सिटी में। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि रमेश की फैमिली के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसको आईसीयू में एडमिट करा सके। इस रीजन की वजह से जो उनकी जमीन होती है वो जमीन को बेच देते हैं। तो इस सिचुएशन में रमेश की बीमारी की वजह से एक पूरी की पूरी फैमिली बहुत बड़े डेप्थ में चली जाती है। ना तो उनके पास जमीन बचती, ना कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हर साल 63 मिलियन इंडियंस हेल्थ केयर स्पेंडिंग की वजह से गरीबी में चले जाते हैं। इंडिया एक तरफ दुनिया का फार्मास्यूटिकल हब है, पर दूसरी तरफ अपनी ही कंट्री के 70% लोगों को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की रियलिटी के बारे में, हमारे हेल्थ केयर चैलेंजेस के बारे में और उनके कुछ पॉसिबल सोल्यूशंस के बारे में। और अगर आप भी चाहते हैं कि हेल्थ केयर सबके लिए अफोर्डेबल हो तो इस वीडियो को प्लीज पूरी जरूर देखिएगा। इंडिया ने हेल्थ केयर सेक्टर में काफी अच्छी प्रोग्रेस करी है। 1960s में इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो सिर्फ 41 इयर्स थी, जो एट प्रेजेंट 70 इयर्स हो चुकी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफी ज्यादा कम हुई है और पोलियो जैसी बीमारियां ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। पर इस सिचुएशन का दूसरा साइड भी है। भारत अपनी टोटल जीडीपी का 2.1% हेल्थ केयर पे स्पेंड करता है। वहीं अगर कंपेयर करा जाए, चाइना 5.35% अपनी जीडीपी का स्पेंड करता है, और अगर यूएसए की बात करें तो यूएस अराउंड 16.8% अपनी जीडीपी का हेल्थ केयर पर स्पेंड करता है। इस चीज का सीधा असर हमारी हॉस्पिटल की क्वालिटीज, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और हमारी मेडिकल फैसिलिटीज पे पड़ता है। 1.4 बिलियन लोगों में 1 डॉक्टर सिर्फ 1511 लोगों के लिए है इंडिया में अवेलेबल। और ऐसा मेरा मानना नहीं है, ये WHO की वेबसाइट पे कोटेड है, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको किसी डॉक्टर को दिखाना पड़े तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ही ना मिले। इंडिया के 70% हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स अर्बन एरियाज में हैं, मगर हमारे देश में 68% जो हमारी पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2022। गाँव के लोगों के पास या तो हॉस्पिटल नहीं है, या तो उन हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज इतनी बुरी है वहाँ जाना ना जाना बेकार है। जैसे कि उड़ीसा के गैंगजैम डिस्ट्रिक्ट में एक भी प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ के लोगों को 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए। इसकी वजह से थोड़े दिनों पहले एक केस भी हुआ था जहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उनको सर्विसेज ना मिलने की वजह से उनको रास्ते में ही डिलीवरी करनी पड़ी थी। एक तरफ लोग डायबिटीज, हार्ट अटैक और ओबेसिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीबी, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां भी खत्म नहीं हो रही हैं। ये सिचुएशन इंडिया के लिए एक डबल बर्डन क्रिएट कर रहा है, लाइफस्टाइल डिसीजेस का और इन्फेक्शियस डिसीजेस का। 2023 में जो दिल्ली में डेंगू का आउटब्रेक हुआ था, उसमें एक मंथ में 10,000 से ज्यादा केस आए थे। अब इंडिया में जो 80% लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो हालत है वो बहुत बुरी है। पर अगर हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज करते हैं और हर कॉमन इंसान के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सके। अब हैदराबाद में एक बच्ची थी अनन्या, जिसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, जिसके लिए उसकी फैमिली को 25 लाख रुपीस की जरूरत पड़ी। अब उनके पास रिसोर्सेज थी, तो उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च करा ऑनलाइन, जिसकी वजह से वो इतने फंड इकट्ठा कर सके। मगर आप सपोज करिए अगर किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं है या फिर वो कैंपेन लॉन्च नहीं कर सकते ऑनलाइन, उनका क्या? रियलिटी ये है कि इंडिया में एक हॉस्पिटल बेड के लिए 10,000 लोग compete करते हैं, एज पर द रिपोर्ट ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2022। यहाँ तक कि डॉक्टर्स और नर्सेज की भी बहुत ज्यादा कमी है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, स्पेशली इन रूरल एरिया। 2017 में गोरखपुर में 50 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था। ऐसे एक्सीडेंट जो होते हैं हमारी हेल्थ केयर की रियलिटी बता देते हैं। एक बात सोचिए, आपके घर का एक कोई मेंबर बीमार है, आप उसको लेके सबसे क्लोज हॉस्पिटल जो है आपके घर के, आप वहां लेके जाते हैं, पर वहां डॉक्टर बोलता है कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, आप इन पेशेंट को किसी बड़े सिटी में लेके चले जाइए। अब शहर तक पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा और प्राइवेट एम्बुलेंसेज भी 5,000 रुपीज मांग रही हैं, और लोकल बस में फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है
तो पेशेंट को इजीली नहीं लेके जाया जा सकता। मगर सपोज करिए आप किसी भी तरह से अपने पेशेंट को आप किसी बड़े सिटी में ले जाते हैं, वहाँ हॉस्पिटल में जाके आपको पता लगता है कि इस केस में सर्जरी होगी जिसकी कॉस्ट अराउंड 2 लाख रुपीज आएगी। अब ऐसी सिचुएशन में आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप ही बताइए कितना हेल्पलेस फील होगा। ऐसे ही हर साल लाखों इंडियंस को हेल्थ केयर का खर्चा अफोर्ड ना करने की वजह से ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ना पड़ता है। इस वजह से गवर्नमेंट ने कुछ बड़े स्टेप्स लिए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत योजना, नेशनल हेल्थ मिशन और डिजिटल हेल्थ मिशन शामिल है। तो अब डिटेल में बात करते हैं इन तीनों पॉलिसीज के बारे में। 2018 में लॉन्च हुई आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये स्कीम उन फैमिलीज के लिए है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पॉलिसी की वजह से 500 मिलियन लोगों को फायदा हो रहा है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग 5 लाख तक का आपको फ्री ट्रीटमेंट मिल सकता है। इस स्कीम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों मिलकर काम करते हैं। राजस्थान के रामकृष्ण जो एक डेली वेज वर्कर हैं, उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई। चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उनको एक बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी जो अराउंड 3 लाख रुपए की होगी। अब रामकृष्ण के पास सिर्फ 20,000 रुपए थे, पर आयुष्मान भारत योजना की वजह से जो उनका पूरा ट्रीटमेंट था वो फ्री हो गया। आज वो बिल्कुल ठीक हैं और अपना काम कर रहे हैं। पर हर स्कीम और पॉलिसीज के कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। कई जगह हॉस्पिटल्स इस स्कीम को एक्सेप्ट नहीं करते और कुछ हॉस्पिटल्स बिल ज्यादा बना के ट्राई करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे ले सकें। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसी स्कीम्स और पॉलिसीज लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन की। अब सोच के देखिए, कोई पेशेंट अगर कोई गाँव में रहता है और इमरजेंसी सिचुएशन में उनको किसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, तो उनको सिटी तक जाने के लिए 50 या 100 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए नेशनल हेल्थ मिशन का एम है रूरल हॉस्पिटल की जो क्वालिटी होती है इसको इम्प्रूव करना। इस एम को अचीव करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर डेवलप कर रहा है, प्रेगनेंसी और न्यूबॉर्न हेल्थ केयर को फ्रीली एसेसेबल बना रहा है और कई सारे इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स भी लॉन्च हो रखे हैं, जिससे कि हमारे कंट्री में पोलियो और मीजल्स जैसे केसेस कम हो सके। तमिलनाडु के मदुराई डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज हुआ करता था। वहाँ कोई डिलीवरी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। वुमेन्स को 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था किसी मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए। मगर नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर एक न्यू मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाया गया, जिससे कि वहाँ सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स की फ्री में डिलीवरी हो सके। पर अभी भी रूरल एरियाज में नर्सेज एंड डॉक्टर्स की कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई जगह हॉस्पिटल्स हैं पर डॉक्टर्स नहीं है, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ये पॉलिसी और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। अब बात करते हैं डिजिटल हेल्थ मिशन की। एक ऐसे डॉक्टर के बारे में सोचिए जो 24 घंटे आपके फोन पर अवेलेबल रहे। ये कोई ड्रीम नहीं है, बट एट प्रेजेंट ये रियलिटी है। ई संजीवनी ऐप के थ्रू लोग घर बैठे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू अर्ली डिसीज डिटेक्शन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब असम में एक फार्मर है जो ई संजीवनी ऐप के थ्रू कंसल्टेशन ले रहे हैं। उनको बार बार फीवर आ रहा था और जब उन्होंने अपने लोकली किसी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बेसिक मेडिसिन उनको दे दी, मगर उससे उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन के थ्रू उनको पता चला कि उनको अर्ली स्टेज कैंसर है, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी ट्रीटमेंट मिल सका और वो आज जिंदा है। डिजिटल हेल्थ केयर रूरल एंड रिमोट एरियाज के लिए एक लाइफ चेंजर हो सकता है। बस हमको अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाना पड़ेगा। अब सोच के देखिए, एक इंडिया है जहाँ हर बच्चा टेंशन फ्री डॉक्टर के पास जा सकता है। किसी माँ बाप को अपने बच्चे की दवाई खरीदने के लिए अपनी जमीनें ना बेचनी पड़े और हर पेशेंट को टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारी गवर्नमेंट और हम सब मिलकर अपने हेल्थ केयर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। सिर्फ पॉलिसीज बनाना काफी नहीं है, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको पब्लिक हेल्थ बजट को बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक हम अपनी जीडीपी का 2.1% स्पेंड करते हैं अपनी हेल्थ केयर सिस्टम में। एटलीस्ट हमें उसको बढ़ा के 5% तक करना पड़ेगा। हमको फोकस करना होगा, हम ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाएं और हमको फ्री मेडिसिन स्कीम्स भी स्टार्ट करनी होगी पूरे इंडिया के लेवल पर। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे केरला एंड तमिलनाडु ने काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करा अपने हेल्थ केयर सिस्टम में, जिसकी वजह से आज के प्रेजेंट टाइम में इन स्टेट का हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
हमको अपने प्राइवेट हेल्थ केयर को भी रेगुलेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ओवरचार्ज करते हैं, इस चीज को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके। और हमको हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसको ज्यादा एसेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च करी जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल को एक फिक्स प्राइस के अंडर ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। हमको अपने रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, ज्यादा डॉक्टर्स और नर्सेज रूरल एरिया में भेजने पड़ेंगे, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक और टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन को भी प्रमोट करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव बाइक एम्बुलेंस चलाया गया जिसमें इमरजेंसी पेशेंट को मोटरसाइकिल पे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस वजह से इमरजेंसी केसेस में 30% इम्प्रूवमेंट हुई। हमको पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रिवेंटिव हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हार्ट डिसीज, डायबिटीज, टीबी जैसे डिसीजेस को प्रिवेंट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको योगा, हेल्दी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे एज अ पर्सन हम ज़्यादा हेल्दी रह सके। जापान ने प्रिवेंटिव हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जिसकी वजह से उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया को भी ये मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। एक बेहतर इंडिया तभी बनेगा जब हर सिटीजन को बेटर हेल्थ सर्विसेज मिल सकेंगी। गवर्नमेंट, डॉक्टर्स और आम जनता को मिलकर सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाने पे फोकस करना चाहिए या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करना चाहिए? कमेंट्स में अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है कि मैं अपने बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ। तो चलिए मिलकर एक स्वस्थ भारत बनाते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।